हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी, राइट। अब मनी ऐसी कोई टर्म नहीं है जो आपने पहले नहीं सुनी है, बट इसमें बहुत सी नई चीज़ें जो आपको मनी के बारे में पता चलेंगी। क्लियर? तो सबसे पहले तो मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसमें जो टर्म्स हैं उन पर आप अभी दिमाग ना लगाएं, बिकॉज उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले आप सिर्फ एक डेफिनेशन देख लो कि डेफिनेशन क्या बोलती है। इसकी डेफिनेशन बोलती है anything that is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of deferred payments। मतलब ये सारी जो चीज़ें जिसके अंदर हैं that is called money। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मनी से पहले कौन सा सिस्टम था इकोनॉमी में, ट्रांजैक्शंस कैसे होती थी? तब बार्टर सिस्टम से होती थी, है ना। जहाँ पे मनी नहीं था, आपने किसी से सामान खरीदा तो उसके बदले में उसके पास जो सामान होता था वो आप लेते थे। दोनों साइड से मतलब गुड्स एक्सचेंज होते थे। तो इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, नॉट फॉर मनी, फॉर गुड्स। क्लियर? इट वॉज बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम की कुछ कमी थी, बिकॉज हम ट्रांजेक्शन्स कर तो रहे थे बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उसमें। तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मनी आया। मतलब बेसिकली जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी वो ही आपके मनी के, आप एडवांटेजेस बोल लो, फंक्शंस बोल लो, मनी के बन गए। ठीक है, तो जो हमारी लिमिटेशंस बार्टर की हैं वही हमारे मनी के फंक्शंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या थी कि यहाँ पे एक लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। ठीक है, मतलब आपको क्या, अगर किसी से सामान लेना है, अगर आपको अब किसी से कुछ सामान खरीदना है तो आपको बदले में उसका जो सामान है वो ही लेना पड़ेगा, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट हो जो उसके पास हो सामान। ठीक है, तो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बिकॉज अब आप कोई भी सामान खरीदोगे तो यू विल एक्सचेंज दैट थिंग फॉर मनी। आप पैसा दोगे और सामान लोगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मतलब कोई भी सामान लेने का एक तरीका पता चल गया आपको कि आपने सामान लिया और उसकी वैल्यू की जितनी थी आपने उसको पैसे दे दिए। तो इट रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और ये ध्यान रखें बेटा, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट अगर लिमिटेशन है बार्टर की तो किससे पूरी होती है? मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाले फंक्शन से। क्लियर? एंड सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है? भाई टमाटर कितने का है, गोल्ड कितने का है, कपड़े कितने के हैं, शूज़ कितने हैं, ये वैल्यू कैसे पता चली? ये मनी से पता चली हमें, है ना। सामान से तो नहीं पता चलती। तो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट कि जिससे हमें पता चलता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या है। तो ये हमारे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी और यही हमारा फंक्शन है मनी का। थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू, ईजिली पोर्टेबल। आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, ईजिली रख सकते हो, संभाल के सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, जब रिक्वायरमेंट हो तब निकाल सकते हो। ये पॉसिबिलिटी नहीं थी आपकी बार्टर सिस्टम में। सो दिस वाज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम एंड नाउ इट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी। क्लियर? द लास्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट होता है जब बहुत सारी उधार में सामान अगर आप ले सकते हो, वो मनी में पॉसिबल है कि किसी से आपने सामान लिया, बोरो किया, ठीक है, या लेंड किया, तो आप आराम से उसको वो वापस कर देगा आपको जब भी वापस करना है, या आप उसको वापस करोगे। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, बिकॉज उस टाइम उस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी, कितना वापस दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई जो आपको एक्सचेंज करनी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम के अंदर, और मनी ने वो सारी पूरी कर दी। सो वी कैन से medium of exchange, measure of value, store of value and means of standard of deferred payments. These are the functions of money. तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई। ओके, अब आपका बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ मनी सप्लाई एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली चीज़ जो आपको है, डेफिनेशन आप ध्यान से सुनेंगे। मनी सप्लाई होता क्या है? इस मनी सप्लाई का मतलब है कि हमारे पास कितना इकोनॉमी में मनी एक टाइम पे सर्कुलेट हो रहा है, या कितना मनी सब लोगों के पास है, वो टोटल कितना मनी है, दैट इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई। तो इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ध्यान रखेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम पर इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना पैसा है जो पब्लिक के पास है। क्लियर? तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो हमें ये पता चली, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, आप बहुत ध्यान रखेंगे।
पॉइंट ऑफ टाइम जो है MCQs के लिए भी कि मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमने स्टॉक और फ्लो अपना नेशनल इनकम में पढ़ा था। स्टॉक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ स्टॉक कॉन्सेप्ट। और अगर किसी पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ एक टाइम की बात हो रही है कि इतने टाइम में वो चीज़ कितनी थी, प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल्स कितनी हुई, उतने टाइम में सप्लाई कितनी हुई, तो वो एक पीरियड बन जाता है। बट यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो एक पॉइंट कॉन्सेप्ट है, यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो पहली बात समझ में आ गई, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेकंड, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक। यहाँ लिखा था ना मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम जैसे इंडिविजुअल, इट कैन बी फर्म्स ऑल्सो। जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनको भी हम क्या मानेंगे, पब्लिक मानेंगे। तो जो भी पैसा इंडिविजुअल के पास या बिजनेस फर्म्स के पास मिला के है एक टाइम में, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, राइट। चीज़ें नहीं आएंगी, इट डोंट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट का जो पैसा है वो इस पैसा इसके अंदर नहीं आएगा मनी सप्लाई के अंदर, और इसके अंदर बैंक्स के पास जो पैसा है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि वी विल नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम मनी। क्लियर? अच्छा, हमने मनी की डेफिनेशन तो पढ़ ली कि मनी होता क्या है। बेसिकली इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और मनी हेल्ड बाय पब्लिक। अब लीगली भी इसकी एक डेफिनेशन है जो फटाफट से छोटी सी है, जिसको हम समझ लेते हैं कि मनी को बेसिकली बच्चों हम लॉ में अगर देखें, लीगल डेफिनेशन देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लीगल टेंडर मनी और एक नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जिसको आप पेमेंट्स करने के लिए, किसी से आपने पैसा लिया था उधार, उसको पेमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा लीगल टेंडर मनी। और इसको कोई जो लेने वाला है वो मना नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि मैं इस फॉर्म में इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो कैसी फॉर्म हो सकती है, दैट कैन बी इन कॉइन्स और दैट कैन बी इन पेपर नोट्स। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर। वैसे तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मनी जो है दो टाइप से होता है, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। बट अगर हम इसको और डिटेल में जाएँ तो लीगल टेंडर भी इज़ ऑफ टू टाइप्स, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड होता है जब आप पेमेंट, जब किसी को पैसा वापस कर रहे हैं तो कॉइन्स में तो बहुत लिमिटेड पैसा वापस कर सकते हैं ना, 50-100 रुपये कर देंगे आप, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो ये कॉइन्स होते हैं, इसको लिमिटेड पेमेंट। और जब आप नोट्स में तो कितनी भी पेमेंट किसी को कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, राइट। तो लीगल टेंडर में ये आ गया नॉन लीगल, जिनको वैसे तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हर एक को, बट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। बट वो मना कर सकता है आदमी कि मुझे इस फॉर्म में नहीं, मुझे कैश में चाहिए पैसा है। तो दिस इज कॉल्ड चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आप जैसे हमारे 500 के नोट जो है बंद हो गए थे, है ना, बीच में 2000 का हुआ, तो हम बोल सकते हैं वो नॉन लीगल टेंडर मनी है, अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसमें ये भी था कि गवर्नमेंट जो है सितंबर तक उसको लीगल टेंडर मान रही है, मतलब सितंबर तक कोई मना नहीं करेगा उनकी पेमेंट्स लेने को, उसके बाद मना कर सकता है। तो यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होती हैं। क्लियर? ओके बच्चों, अभी क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि भाई मनी क्या होता है, हमें समझ में आ गया, मनी के फंक्शंस हमें समझ में आ गए, जो हमारे बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस है वही हमारे मनी के फंक्शंस है। हमें लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी समझ में आ गई है, लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर। अब आता है मनी सप्लाई। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मनी सप्लाई क्या होता है, जो पब्लिक के पास पैसा होता है उसी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। उसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएंगी, मतलब मनी सप्लाई के अंदर कैसे कैसे वाला पैसा हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला, करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितने भी नोट्स और कॉइन्स हैं, वो पब्लिक आपकी इंडिविजुअल भी हो सकती है, आपकी फर्म भी हो सकती है, वो आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो जो भी पैसा नोट की फॉर्म में या कॉइन्स की फॉर्म में पब्लिक के पास है, एक तो वो वाला पैसा हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट्स, जिनको हम डीडी भी बोल देते हैं, विद बैंक। बैंक के पास जो भी डीडी हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसको बैंक मनी ऑफ पब्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक का ही पैसा है जो बैंक के पास है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स बेसिकली कैसा पैसा होता है कि जैसे कुछ पैसा तो हम लोग घर पे रखते हैं, जैसे आप लोग घर पे रखते हैं। कुछ पैसा क्या होता है कि अच्छा चेक लिखा पापा ने, आप गए बैंक में जाके वो पैसा निकाल के आ गए, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको आप कभी भी चेक देके विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली पब्लिक का ही पैसा है, यानी फर्म और इंडिविजुअल का ही पैसा है जो बैंक में रखा हुआ है, वो लिया जाएगा, या पैसा जो हमारे घर में रखा हुआ है वो लिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारी इंक्लूड होंगी, करेंसी विद पब्लिक विच कैन बी नोट्स और इन कॉइन्स, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स है जो ध्यान रखेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सारा पैसा हमारा जो बैंक के पास जितना भी पैसा है वो सारा नहीं माना जाएगा। बैंक के पास जो सिर्फ हमारा पैसा है वो लेंगे हम,
लेकिन जो बैंक के पास आपस में बैंक्स का पैसा है एक दूसरे के बैंक में रखा होता है उसको हमें नहीं लेना। सो ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में तो आपके इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, और हम वो पढ़ चुके हैं कि बैंक्स का आपस में जो पैसा एक दूसरे के पास है उसको हमें नहीं लेना है। वी विल टेक ओनली पब्लिक मनी एंड दैट पब्लिक कैन बी अ फर्म और एन इंडिविजुअल। क्लियर? सेकेंड थिंग जो हमें नहीं लेनी डिमांड डिपॉजिट्स में, दैट इज़ टर्म डिपॉजिट्स। दे आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज टर्म डिपॉजिट्स फिक्स टाइम के लिए आप बैंक में रख देते हो, 3 साल, 5 साल, 2 साल, उसको आप मनी सप्लाई में नहीं मान सकते। ऐसा नहीं चेक दिया आप निकाल के आ गए, क्यों? बिकॉज वो आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट करके रख दिया, तो सो दैट मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स जो हमारे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट। सेविंग ऑफ कोर्स हम जैसे लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं हमारा सेविंग अकाउंट, और जो फर्म्स होती हैं उनकी करंट अकाउंट होता है जो बिज़नेस चलाते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से आपको समझा दिए और आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियोज़। आई एम मिसिंग योर कमेंट्स। और सेकेंड, इसके बाद जो टॉपिक होगा दैट इज़ मनी क्रिएशन। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हमें वो कवर करना है जो पूरी वीडियो में बहुत बढ़िया से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।